दोस्तों, आप सब टिकटॉक के बारे में तो जानते हैं, मगर कैसे ये ऐप इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। किस तरह से इस कंपनी की वैल्यूएशन $75 बिलियन तक पहुंची। आखिरकार जिस ऐप को सब इतना फालतू और क्रिंजी बोलते हैं, वो इतनी सक्सेसफुल किस तरह हो गई। तो दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में सर्च की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम हुई। कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चली जिनको जानकर आपको भी मज़ा आएगा। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और सीखना अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए और सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है। तो हम आपको वेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप किसी की शादी पे थोड़े ना आए हो कि खाना खाने से पहले आपको लाजमी वेट करना पड़े। लेकिन कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, वो उसी टाइम पे जाते हैं जिस वक्त खाना रेडी हो। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि कैसे एक गरीब आदमी सिर्फ चंद दिनों में अमीर बना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2014 में, जब दो पुराने दोस्त एलेक्स हू और लोयू यांग ने मिलकर सोचा कि एक एजुकेशनल ऐप बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस वक्त का जो एजुकेशन कंटेंट था वो बहुत लंबा था। तो उनको लगा कि इतने लंबे कंटेंट के बजाय शॉर्ट में एजुकेशन देनी चाहिए और 3 से 5 मिनट की वीडियो में मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए। और उनको लगा कि ये आइडिया की नीड भी है। तो उन्होंने 2.5 लाख की फंडिंग में ले ली और सिर्फ 6 महीनों में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट भी रेडी कर लिया। तो जब प्रोडक्ट रेडी होकर मार्केट में गया तो ये बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। और जब ये प्रोडक्ट फेल हो गया तो उन्होंने बैठकर सीखा कि ऐसा क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने देखा कि 30 से 5 मिनट की वीडियो में जो एजुकेशनल कंटेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, छोटे फॉर्मेट में उतना कंटेंट नहीं जा रहा। अब कंटेंट देखना तो आसान है, बैठकर वीडियो को देखना पॉसिबल है, लेकिन उसको बनाने की पीछे बहुत सारा टाइम चाहिए और बहुत सारी प्रोडक्शन चाहिए, कैमरा, एनिमेशन और कई तरह के सॉफ्टवेयर और टूल्स चाहिए। कितना टाइम चाहिए जो क्रिएटर्स के पास और टीचर के पास नहीं है। इसलिए कंटेंट इतना एंगेजिंग ना बन पाया क्योंकि उसमें वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। अब जो भी इंसान आगे बढ़ने की हिम्मत करता है वो गलतियां तो करता ही है, और जो गलतियां करने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। एलेक्स ने भी अपनी गलतियों से सीखना था। अब उनको नेक्स्ट क्या करना था और कैसे पुरानी गलतियों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक बार उन्होंने ट्रेन में देखा एक बंदा है जो हर वक्त सोच रहा है और नोटिस कर रहा है। अब वो देखता है कि यंगस्टर सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ में अपनी वीडियोस बना रहे हैं और अपनी सेल्फीज ले रहे हैं और इन पर स्टिकर्स लगाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन से उनको आइडिया आया कि क्यों ना वीडियो फॉर्मेट्स में म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज हर चीज को कंबाइन करके एक सोशल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। अब पहले के एक्सपीरियंस में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और करते हुए भी सीखा और करने के बाद जब फेल हो गए तो तब भी सीखा। अब उनको आइडिया हो गया था कि कंटेंट आसान और जल्दी बनना चाहिए। जो ड्यूरेशन रखी उन्होंने फोकस किया कि 15 से 1 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि अब रिसर्च पर टाइम ना लगे, पैसा ना लगे। तो उन्होंने ये सब काम क्रिएटर्स पर डाल दिया और क्रिएटर्स ने अंदर सारे टूल्स डाल दिए, फिल्टर्स डाल दिए कि इन्हें खुद ही यूज़ करो और खुद ही वीडियोस बनाओ। अब उन्होंने ये भी किया कि कंटेंट बनाने वालों का और कंटेंट देखने वालों का म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए और क्रिएटर्स और कंज्यूमर एक दूसरे से रिलेट कर सकें, क्योंकि उन्हों को पता था कि इस चीज़ से सोशल नेटवर्किंग भी जल्दी हो जाएगी और उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगी। उन्होंने और उनकी टीम ने सिर्फ 30 दिन में जुलाई 2014 को ये ऐप लॉन्च कर दी और इस ऐप का नेम था म्यूजिकली। अब म्यूजिकली ऐप चल रही थी, ये अच्छे से चलना शुरू हो गई थी और इनको अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा था। अब ये ऐप चल तो रही थी लेकिन ट्रेंड सेट नहीं हो रहा था। अब ये फोकस कर रहे थे कि कैसे इस ऐप को ट्रेंड करवाना है। देखो, अभी जो फोकस होता है ना कि कैसे सोल्यूशन को ढूंढना ही ढूंढना है, तो सेम इन्वायरमेंट में जहाँ लोग चीजों को ऑर्डिनरी समझ रहे होते हैं, जो बंदा फोकस होता है वो उन्हीं चीज़ों में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन निकाल लेता है। अभी जब ये सोच रहे थे कि इसका सोल्यूशन क्या और कैसे निकल सकता है, ये एक दिन टीवी देख रहे थे और अचानक इन्होंने टीवी पर लिपसिंग बैटल देखा, जिसमें लोग उनकी ऐप को देखते हैं और लिपसिंग करते हैं। मतलब ये कि पीछे सिर्फ गाना या फिर वॉइस चल रही है और आगे सिर्फ उनको लिपसिंग के साथ एक्टिंग करना है और उनको इस फीचर में नजर आया अपना फ्यूचर। और अब इन्होंने इसी फीचर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब म्यूजिकली ऐप और चलना शुरू हो गई तो उन्होंने लोगों को अपनी वीडियो में डाल दिया। अब जब लोग शेयर कर रहे हैं तो उनकी ब्रांडिंग भी हो रही है और इस तरह से ऐप की ग्रोथ और भी ज्यादा हो रही है।
पिछले साल ये iTunes में टॉप रही और हमेशा टॉप 40 में ही रही है। अब इस चीज को ध्यान से सुने कि कैसे म्यूजिकली ने अपना मार्केट वैल्यू बनाया। म्यूजिकली के आने से पहले डब स्मैश के नाम से एक ऐप जो अपनी मिक्सिंग की वजह से बहुत फेमस थे। अब जैसे स्नैपचैट अपने फिल्टर्स की वजह से बहुत फेमस थे, इंस्टाग्राम और फेसबुक अपने यूजर इंटरफेस की वजह से बहुत मशहूर थी। इन्होंने अब रियलाइज किया कि यंगस्टर इन चीजों को इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। अब यंगस्टर को कुछ नया प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा और वो भी इन सब चीजों से यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने एक बहुत जबरदस्त आइडिया इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे कोई भी वीडियोस क्रिएट करना होती है तो उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है और उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल होना जरूरी हैं। अब इस ऐप के लिए किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाओ। उन्होंने उस एज ग्रुप को टारगेट किया जो क्रिएट भी करना चाहते हैं और जिनको कुछ नया भी चाहिए। अब म्यूजिकली की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई और ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि नवंबर 2017 को एक चाइनीज कंपनी बाइटडांस ने इसको $1 बिलियन में खरीद लिया। अब बाइटडांस चाइनीज इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कई तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है। इन्होंने 2016 में लॉन्च किया था डूइन और इस कंपनी ने इस ऐप को इंटरनेशनल मार्केट में नाम दिया टिकटॉक का। अब जिस ऐप का 500 मिलियन मंथली व्यूअर्स हैं, तो आप सोच लेंगे किस लेवल का खर्चा ये ऐप कर रही होगी अपनी मार्केट्स में। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि ये ऐप पैसा कैसे कमाती है। अब पैसा कमाने की एक ऑप्शन है इन ऐप परचेज। इन ऐप परचेज क्या होता है? अब ऐप तो आपने फ्री में डाउनलोड कर ली, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये अर्न कर सकते हैं। लाइक आपको कोई क्रिएटर बहुत पसंद है और आप उसकी वीडियोस देख रहे हो, तो उस क्रिएटर को कॉइन्स आप दे सकते हो। ऐप के अंदर आप कॉइन्स खरीदोगे और वो कॉइन्स आप उसको दे सकते हो। अब रेवेन्यू उसको जाता है और आपके जाते हैं पैसे और वो आपको उसके बदले थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देता है, इससे आपको अच्छा लगता है। अब सेकंड पे बात करते हैं फंडिंग की। जिसके पास यूजर बेस होता है उसके पास फंड आता है। सवाल ये है कि हर एक को यूजर बेस चाहिए। व्हाट्सएप को फेसबुक ने क्यों खरीदा? एक फ्री ऐप थी, कोई रेवेन्यू मॉडल भी नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप के पास यूजर बेस था तो फेसबुक ने $19 बिलियन का इसे खरीद लिया। जैसा कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने क्यों खरीदा? क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास भी इंडियन यूजर बेस था। इसी तरह से इस ऐप के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है जिसकी वजह से इसको फंडिंग मिलती गई और ये देखते देखते $75 बिलियन की हो गई और ये इस वक्त ऊबर से भी बड़ी है। तीसरा ऑप्शन जो इनके पास है वो है एडवर्टाइजिंग। ये अपनी वीडियो पर ऐड नहीं लगा रहे, लेकिन जब चाहे लगा तो सकते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इनके पास रीच है। 800 मिलियन डाउनलोड जिस ऐप के पास हैं वो जब चाहे एडवर्टाइजर को बुला सकती है। दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मैंने जब इस ऐप के बारे में पढ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं कि कैसे फाउंडर्स ने सोचा, कैसे फोकस किया और कैसे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा, कैसे ये बिजनेस मॉडल काम करता है, कैसे यूजर बेस पर वैल्यूएशन होती है। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो ये माइंड में ज़रूर रखना, लेकिन अगर ये ऐप आपका टाइम ले रही है और आपके गोल्स के साथ भी अलाइन नहीं है, जो आप करना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो, उसमें इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। लेकिन अगर आपको ये वक्ती तौर की खुशी दे रही है और फ्यूचर में रेग्रेट हो कि मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तब भाई आपके लिए ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं।